तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये आपको अध्याय 5 का यह दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है आपको संगम काल। और यह जो संगम काल है वो पहली शताब्दी से लेकर के तीसरी शताब्दी ईस्वी तक के हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। पहली शताब्दी से लेकर के तीसरी शताब्दी तक के बीच में जो जो घटना हुआ है हम सभी ऐतिहासिक घटनाओं को पढ़ेंगे। और वह जो प्रश्न रहेगा हमारा वो किस काल से जुड़ा हुआ रहेगा? संगम काल से। किस काल से जुड़ा हुआ रहेगा? संगम काल से। संगम काल से जुड़ा हुआ रहेगा। आइए आपका जो पहला प्रश्न है यह है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध। जरा प्रश्न को समझते चलिएगा। जिस तरह से हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे उसी तरह से हम लोग इसको भी पढ़ेंगे और खूब अच्छा से हम लोग इस पर विचार करते हुए चलेंगे। तो ये जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक। हम बताए थे कि चेर जो है सो एक जगह का नाम है। जैसे आप लोग पढ़े थे ना महाजनपद में मल्ली है ना, बज्जी, ये सब राज था ना। तो उसी तरह से यह एक राज्य का नाम है चेर। यानी कि लाल चेर नाम का जो राजा था ना वो अपने नाम में लगा दिया था चेर, यानी कि अपने राज्य का नाम उसमें इंक्लूड कर दिया था, यानी कि शामिल कर दिया था, जोड़ दिया था। तो बताइए कि लाल चेर जो था वो कहाँ का राजा था? चेर का राजा था। कहाँ का राजा था? चेर का। लाल चेर कहाँ का राजा था? चेर का राजा था, जिसने कन्नगी को हम पतिनी भी कहते हैं, बताए थे। इसका ट्रिक भी आपको बता देते हैं कि कन्या को हम लोग पत्नी भी कहते हैं और पत्नी को हम लोग कन्या भी कह सकते हैं। तो इसलिए कन्नगी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? पतिनी कहते हैं। पत्नी को हम लोग कन्नगी भी कह सकते हैं। तो कहता है यहाँ पर आपका जो मेन प्रश्न जो कह रहा है उसको समझिए। प्रश्न कह रहा है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक जिसने कन्नगी या पतिनी नामक पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, कन्नगी या पतिनी के मंदिर मतलब कन्नगी या पतिनी के मंदिर का जो निर्माण करवाया हुआ था। तो कहता है कि उस चेर शासक का नाम बताइए। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ चेर शासक जिसने कन्नगी या पतिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा सेनगुट्टवन। क्या नाम था उसका? सेनगुट्टवन। बिल्कुल, ये लाल चेर के नाम से भी हम उसको जानते हैं। अब यहाँ पर फिर से एक नया प्रश्न उभर करके आया कि सेनगुट्टवन को और किस नाम से जानते हैं? लाल चेर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, या नहीं तो लाल चेर के नाम से किस राजा को जाना जाता है? सेनगुट्टवन को। सेनगुट्टवन। ठीक है, अब देखिए नहीं याद है समझिए। पहले जो चोरी होता था ना तो उसमें सेन काटता था चोर सब। सेन काटने का मतलब जैसे ये देखिए मिट्टी का आकार देख रहे हैं ना, तो यहीं से खंती लेकर के उस मिट्टी को खोद देता था और उसी को कहा जाता था कि सेन काटना। पहले चोरी इसी तरह से होता था और इसी अंदर से घुसता था, फिर अंदर में लॉक को कर दिया तो फिर चोरी करता था। बात समझ आ रहा है? तो सेन जो काटने लगेगा ना तो सेन काटने समय में क्या होगा कि आदमी उसका देख लेगा। ऐसा सोच लीजिए, जब देख लेगा तो उसके हाथी पर मारेगा। हाथ में मारेगा तो हाथ में से क्या निकलेगा? लाल खून निकलेगा ना। तो इसलिए याद कर लीजिए कि लाल चेर के नाम से किसको आता है? सेनगुट्टवन को। देखिए सेन काटने के लिए जाता है चोर सब तो गुट बना के जाता है ना। सेन काटने के लिए जाता है तो चोर सब कैसे जाता है? गुट बना के ग्रुप बना के जाता है ना। तो इसलिए याद रखिएगा सेनगुट्टवन। बोलिएगा सेनगुट्टवन। और सेनगुट्टवन का दूसरा नाम क्या है? लाल चेर। मतलब सेन काटने लगेंगे तो इस पर क्या करेगा? हाथ में मार देगा। सोचिए कि सेन काटेगा तो अंदर जैसे हाथ देगा वो तो बाहर में रहेगा, अंदर में कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है तो उसको पता नहीं है। जब उसको घर वाला आदमी देख रहा तो उससे हाथ में मार देगा तो क्या होगा? कटिए जाएगा ना। उसी खंदी छीन के उसी से मार देगा, लाल खून निकलेगा। इसलिए लाल चेर के नाम से सेनगुट्टवन को हम लोग जानते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो यही सेनगुट्टवन जो था यह आपको कन्नगी या पतिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा कि कन्नगी या पतिनी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सेनगुट्टवन ने। और सेनगुट्टवन को किस नाम से जानते हैं? लाल चेर के नाम से। तो अब यदि कन्नगी के बारे में चर्चा करें तो देखिए कन्नगी जो है यह आपको एक वेश्या का नाम था। किसका नाम था? वेश्या का नाम था। और इसका जो मंदिर का निर्माण कराया गया है वह आपको सेनगुट्टवन, राजा सेनगुट्टवन था, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। बात समझ में आ रहा है? तो लाल चेर के नाम से किस राजा को जाना जाता है बताइए? राजा सेनगुट्टवन को। सेनगुट्टवन को। ठीक है, दूसरा में ये भी आप समझ गए कि लाल चेर जो था वह कहाँ का शासक था? चेर का। चेर क्या था? एक राज था। सेनगुट्टवन कौन था? चेर राज का शासक था, चेर राज का राजा था। और जिन्होंने कन्नगी को हम लोग पतिनी भी कहते हैं, है ना, कन्नगी या पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था। याद हुआ कि नहीं? बताइए पूरा लैंग्वेज से बोलिए सारा सब कुछ। अब आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न क्लियर कर दिए ना आप लोगों को? तो याद रखिएगा कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी यानी कि पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो सेनगुट्टवन। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है
तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि के बारे में अगर पूछे कि जीवक चिंतामणि क्या है, तो आप बोलिएगा कि यह तमिल का एक गौरव ग्रंथ है। यह क्या है? तमिल का एक गौरव ग्रंथ है। गौरव ग्रंथ है। देखिए एक बात बताते हैं, अगर आप किसी बात पर चिंता कीजिएगा ना, तो चिंता कौन व्यक्ति करता है? जो किसी बात को गौर से सोचता है। जो गौर से सोचेगा वही चिंता करेगा। तो देखिए, और जो गौर से सोचेगा, जो चिंता करेगा, वही जीवन में कुछ अच्छा भी करेगा। तो इसलिए देखिए, आज जब जीवन में कुछ अच्छा करेगा तो उसके मतलब पेरेंट्स गौरव महसूस करेगा ना। हमारे बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि हम आपको क्या बात बता रहे थे, बताइए। जैसे कि जो चिंता करेगा मतलब वो गौर से सोचेगा तो ही चिंता करेगा, जो गौर से नहीं सोचेगा वो चिंता नहीं करेगा। और जो चिंता करेगा उसका जीवन बन जाएगा ना। वैसे भी कहावत में कि टेंशन उसी को होता है जो अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा सोचता है। तो जो चिंता करेगा, इस चिंता कैसे क्या आता है? जब किसी बात पर जैसे गौर से सोचेगा ना, तो समझिए चिंता होने लगता है। और इसका जो चिंता करेगा वही उसी का जीवन सफल होगा। तो बोलिए अब यहाँ पर कि जीवन सफल होगा, बोल दिए ना, जीवन से जोड़ दीजिए जीवक को, यानी कि जीवक चिंतामणि क्या है? गौरव ग्रंथ है। तो हम बताएं, जो चिंता करेगा वो उसका जीवन सफल हो जाएगा। जब जिसका जीवन सफल हो जाएगा, जिस व्यक्ति का, उसके परिवार गौरव महसूस करेंगे ना। इसलिए ये जो है सो एक गौरव ग्रंथ है। और यह किसका गौरव ग्रंथ है? तमिल का। कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो वही बात है कि जीवक चिंतामणि, जो चिंता करेगा उसको एक दिन जरूर मिलता ही मिलता है। तो मिलेगा यानी कि तमिल, मिलेगा यानी कि तमिल, मिलेगा यानी कि तमिल। तो बताइए कि जीवक चिंतामणि क्या है, फटाफट से बताइए। तमिल का एक गौरव ग्रंथ है। जो इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी हमारे बच्चों के साथ बोलते रहे तो ही याद होगा। तो बताएंगे एक बार फिर से, जीवक चिंतामणि क्या है? तमिल का एक गौरव ग्रंथ है। बिल्कुल, यह एक गौरव ग्रंथ है और वो तमिल का गौरव ग्रंथ है। तो अब यहाँ पर कहता है कि यह जो गौरव ग्रंथ है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो यह आपको जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। देखिए, जीवन में है, जीवक में है, जौ से जीवक और जौ से जैन, यानी कि जीवक चिंतामणि किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। अब बताइए, अगर कोई पूछे कि जीवक चिंतामणि क्या है? तमिल का एक गौरव ग्रंथ है। तमिल का एक गौरव ग्रंथ है, जो कि जीवक चिंतामणि किससे संबंधित, किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। तो ये क्या बताए? जीवक चिंतामणि, और इसके बाद है आपको जैन। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा के शिल्पादिकारम और मणि मेकलई, बोलेंगे मणि मेकलई नामक जो एक ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए, तमिल भाषा का है ये अगर जीवक चिंतामणि की बात करें तो यह भी आपको तमिल भाषा का ही होगा, क्योंकि यह तमिल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो तमिल भाषा के शिल्पादिकारम और मणि मेकलई, बोलिए मणि मेकलई। तो इसको हम लोग पहले याद करेंगे, फिर हम लोग अगले प्रश्न में चलेंगे। शिल्पादिकारम क्या है? शिल्पादिकारम है। इसका है आपको मणि मेकलई, बोलिएगा मणि मेकलई। तो देखिए, शिल्पादिकारम है और मणि मेकलई है, यह क्या है? तो यह एक ग्रंथ है। और यह जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसको कैसे याद रखेंगे ये समझिए। देखिए, शिल्पादिकारम है मतलब शिल्पा शेट्टी हीरोइन को जानते हैं आप लोग? जब शिल्पा शेट्टी हीरोइन को आप लोग देखेंगे ना, इतनी खूबसूरत है कि आपको उससे मिलने का मन करेगा, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा सोच लीजिए। इसलिए शिल्पादिकारम यानी कि शिल्पा शेट्टी को देखेंगे ना तो हम लोग उससे क्या करेंगे? मिलेंगे। इसलिए याद रखिएगा कि यह किस भाषा में है? तमिल भाषा में। मिलेंगे तो तमिल, मिलेंगे तो तमिल, यानी कि यह तमिल भाषा में है। क्या तमिल भाषा में है? शिल्पादिकारम। तो ये शिल्पादिकारम जो है यह तमिल भाषा में रचा गया है। साथ में मणि मेकलई। अब देखिए, मणि मेकलई को आप कैसे याद रखिएगा? तो देखिए, मणि मतलब रुपया, और रुपया मांगने का काम कौन करेगा? भिक्षु सब, मतलब भिखारी सब। तो भिक्षु किस में बना था बताइए? किस धर्म में? बौद्ध भिक्षु था ना। तो चलिए याद रख लीजिए कि मणि मेकलई जो है, मणि कौन मांगेगा? बौद्ध भिक्षु सब। इसलिए मणि मेकलई जो है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बिल्कुल, मणि मेकलई जो है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। शिल्पादिकारम तमिल, ये भी आपको बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, लेकिन किस भाषा में है? तमिल भाषा में। शिल्पादिकारम जो है
यह भी आपको बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। शिल्पादि कारम किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखिए, शिल्पादि कारम को हम लोग किस धर्म से है वो उसको कैसे याद रखेंगे। देखिए शिल्पादि कारम है ना, तो शिल्पादि कारम है तो शिल्पादि को स्पष्ट कीजिए, शिल्पादि कारम। ठीक, मतलब शिल्पादि में पादि को याद रखिएगा, और हम जो ट्रिक्स बता रहे हैं इसको कोई निगेटिव थॉट्स मत लीजिएगा, बस हमको याद रखना है। पादि, तो पादि मतलब कोई पाद देगा, मान के चलिए, तो पाद देगा जो ग्रुप में अगर बैठे हुए हैं, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें कोई पाद दे तो कैसा बच्चा होगा? तो बुद्धुए बच्चा ना होगा। उसको समझना चाहिए कि हमको गैस छोड़ना है, हवा छोड़ना है, तो बाहर जाके छोड़ेंगे। बात समझ में रहा है? बीच में पाद देगा गड़बड़ न है, इसलिए शिल्पादि कारम। बात समझ में रहा है? तो शिल्पादि कारम जो है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और किस भाषा में है? तमिल भाषा में। बिल्कुल। अगला है मणि मेकलई, तो मणि कौन मांगेगा? बौद्ध भिक्षु। इसलिए मणि मेकलई जो है वह एक ग्रंथ है जो कि आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बताइए कि शिल्पादि कारम, शिल्पादि कारम और इसके बाद मणि मेकलई किस भाषा में रचा गया? तमिल भाषा में। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संगम युगीन? संगम युगीन का मतलब बताइए। संगम युगीन का मतलब बताइए। संगम युगीन का मतलब हुआ संगम काल के संगम युग की बात है। संगम युगीन का मतलब संगम युग की बात है। संगम युग की बात है कि संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई। मतलब संगम युग में जो व्याकरण रचना की गई उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मानी गई है वो किसको मानी गई है? तो तोल्काप्पियम को। देखिए ये इसका नाम कुछ अलग जरूर होगा। साउथ मूवी जो निकला हुआ था, क्या निकला हुआ था? बाहुबली। बाहुबली में जो है ना कटप्पा सब नाम है। क्या सब नाम है? कटप्पा, पापा संयुक्त सब ज्यादा आ रहा है कि ना उसमें? देखिए इसमें पापा संयुक्त सब ज्यादा आ रहा है। तो ऐसा जो वर्ड आए ना तो परीक्षा में याद रखिएगा, आप लोग तमिल वाला आंसर मारिएगा। आप कोई भी ऐसा वर्ड देखिए, इसमें संयुक्त वाला वर्ड ज्यादा मिलेगा। देखिए यहाँ पर जैसे देखिए तोलक्कीपियम, तोलक्कीपियम, शिल्पादिकारम है कि नहीं? मलाई तलाई वाला जितना है उसमें तमिल मारिएगा, तमिलनाडु से मारिएगा। देखिए तोलक्कापियर। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ये चीज़ समझ रहे हैं ना? जब संयुक्त वगैरह ज्यादा हो तो उस समय में आप ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए सेन, राजा का नाम कैसा है? सेन गुट्टवन है कि नहीं? संयुक्त है कि नहीं है? तो कहने का मतलब ऐसा वर्ड जब आए ना तो आप उसमें तमिल मारिएगा, या अगर संगम वंश रहे तो संगम मारिएगा, संगम युगीन है तो संगम मारिएगा। तो संगम युगीन व्याकरण रचना मतलब संगम युग में जो व्याकरण की रचना की गई, संगम युग में जो व्याकरण की रचना की गई, ठीक है, तो संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना जो मानी गई, किसको मानी गई बताइए? सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचना जो मानी गई है वो आपको मानी गई है तोल्काप्पियम को। किसको? तोल्काप्पियम को। तोल्काप्पियम, बोलिए तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम। हाँ बिल्कुल, तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम। तो ये तोल्काप्पियम जो है वह संगम युगन की रचना है, जिस समय संगम काल जो था एक पहली शताब्दी से लेकर के तीसरी शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है, तो ये आपको तोल्काप्पियम जो था ना ये आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई। कैसे मानी गई? सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है तोल्काप्पियम को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि तोल्काप्पियम जो है संगम युगीन रचना है और यह एक व्याकरण रचना है। कैसा रचना है? व्याकरण रचना। कैसा रचना है? तो ये संगम युगीन व्याकरण रचना जो है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो मानी गई है तो किसको मानी गई है? क्योंकि इसको महत्वपूर्ण इसलिए मानी गई क्योंकि इस व्याकरण में जो भी बात लिखा गया है एकदम तौल करके लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? तौल करके लिखा गया है। तौलने का मतलब क्या होता है? जब सामान तोलते हैं एकदम परफेक्ट समझने के लिए तौलते हैं हम लोग किसी चीज को। तो इसलिए याद रखिए कि तोल्काप्पियम यानी कि आपको जो है तोल्काप्पियम क्या है? यह एक व्याकरण रचना है और यह किस काल की रचना है? संगम युग की रचना है। ठीक है, और कैसी रचना है? तो व्याकरण की रचना है। तो व्याकरण जो होता है ना, व्याकरण का मतलब होता है कि शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना। तो ये शुद्ध शुद्ध अगर बोलिएगा तो कैसे बोलिएगा? तौल तौल के बोलिएगा ना। नहीं कहते कि बोलने से पहले तौल लो, बोलने से पहले तौल लो। तो बोलने से पहले तौल लो यानी कि हम लोग व्याकरण का ख्याल रखेंगे। इसलिए तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम बोलिए।
तोल्कापियम क्या है? अब याद हो गया होगा। व्याकरण रचना है। तोल करके हमको बोलना होगा, तो किसके हिसाब से? तो व्याकरण के हिसाब से, यानी कि तोल्कापियम जो है यह एक व्याकरण रचना है। और किस युग की रचना है? संगम युग की रचना है। बात समझ में आया? तो बताइए कि निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है? तो आपको तोल्कापियम। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, एतुत गोई, पाद, किल, केनु की, और इनमें से कोई, ये जो दो है ना, ये भी व्याकरण रचना ही है। लेकिन कहता है कि संगम युग में व्याकरण जो रचा गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो माना गया, सबसे जाना माना गया, फेमस जो हुआ, वो कौन हुआ? तोल्कापियम। तोल्कापियम। और तोल्कापियम को फेमस करने का भी आपको याद हुई, बता ही दिए हैं आपको हम। ये बात आप समझे कि नहीं? ये जो दो ऑप्शन में देख रहे हैं ये भी क्या है? व्याकरण ही है। लेकिन कहता है आपको कि सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण जो रचना साबित हुआ वो कौन रचना साबित हुआ? तोल्कापियम। तोल्कापियम। बात समझ रहे हैं? तो इसको याद रखिएगा आप लोग। प्रश्न समझ गए? यह तोल्कापियम जो था वो एक व्याकरण रचना था और यह संगम युग का रचना था। बात समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये बात समझ में आया आप लोगों को? अब बताइए किसके बारे में पढ़ रहे थे अभी हम? संगम संगम के बारे में। तोल्कापियम। क्या पढ़ रहे थे? तोल्कापियम। मुझे कि तोल्कापियम क्या है? तो बोलेगा यह एक व्याकरण रचना है जो कि संगम युग में काफी महत्वपूर्ण रचना इसको माना गया। आपका अगला प्रश्न है, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? अब देखिए ये जितना भी ऑप्शन ए देख रहे हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देख रहे हैं, सब राजवंश का नाम है। किसका नाम है? राजवंश का। तो कहता है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किस में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में। तो देखिए संगम साहित्य में क्या क्या हुआ है पहले उसकी चर्चा करते हैं। देखिए कदम क्या हुआ? राजवंश हुआ। चेर क्या हुआ? राजवंश हुआ। चोल क्या हुआ? पांडे क्या हुआ? इसमें कहता है कि संगम साहित्य में किसका वर्णन नहीं हुआ है? तो देखिए संगम में आपको चेर का हुआ है, चोल का हुआ है और पांडे का हुआ है, और इसकी चर्चा हम बैक के क्लास में भी आप लोगों को किए थे। ठीक है, तो देखिए चेर को आप चोर समझ लीजिए, और जब चोर याद आएगा तो चोल तो याद आइए जाएगा आपको। और इसके बाद जो है सो पांडे हो गया ना, तब पांडे का मतलब हो गया आपको जो है सो, चोर कभी भी आएगा ना, चोर जो कभी भी आएगा तो कम से कम कितना आदमी से आएगा? 5 आदमी से आएगा। तो पांडव कितना भाई था? 5। तो इसलिए याद रखिएगा चेर, चोल, पांडे। चेर, चोल, पांडे। चेर को याद कर लीजिए चोर, और जब चोर याद आएगा तो आ जाएगा चोल, और चोल के याद हो जाएगा आपको पांडे, यानी कि चेर, चोल, पांडे। ये सब संगम साहित्य में इसका वर्णन हुआ है। लेकिन कदम का जो है सो नहीं हुआ। कदम भी एक राजवंश है जिसकी चर्चा आपको संगम साहित्य में नहीं हुआ। तो बताइए संगम साहित्य में किन किन राजवंशों की चर्चा हुई? चेर, हम ट्रिक जो बताते हैं उस पर ही चला कीजिए, फालतू नहीं बोला कीजिए। पहले चेर को हम बोलेंगे चोर, और चोर बोलेंगे तो चोल तो याद आइए जाएगा ना। तो एक बार चोर में चो और र हो जाएगा, इसका चो और ल हो जाएगा, इसलिए चेर। चेर को मन में सोचेंगे चोर, तो देख पहले मन में सोचेंगे चोर, तो चोर से हो जाएगा चेर, तो इसलिए आपको चोर हो गया, इसके बाद आपको चोल हो गया, और इसके बाद क्या हो गया? पांडे हो गया। मतलब चोर कभी भी चोरी करने के लिए आपके घर में आएगा तो कितना आदमी से आएगा? इसलिए पांडव जो थे वो 5 भाई थे, इसलिए चेर, चोल और पांडे। ये सब संगम साहित्य में इन लोगों का वर्णन था, लेकिन कदम का वर्णन नहीं किया गया। अब आपका अगला प्रश्न है, संगम युग में उरेयूर। देखिए संगम युग में क्या है? उरेयूर किस लिए विख्यात है? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। बताएंगे ये जो है ना, बस इतना याद रखें, संगम युग भूल जाइए अभी। अब ये याद रखिए उरेयूर। तो उरेयूर जो है वो किस लिए विख्यात है? विख्यात मतलब प्रसिद्ध है। तो बताइए किस लिए विख्यात है? तो कपास के व्यापार का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अब देखिए ये तो बिल्कुल आसानी भाषा में याद हो जाएगा। कभी कपास मतलब रुई तुई का काम करते हुए देखे होंगे जी, तो गाँव घर में भी आता है, मतलब ये पीठ पर लेकर के नहीं आता है जी। या अब तो मशीन चल गया है जिसमें कपड़ा को भी काट करके बना देता है कंबल। हाँ, तो बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि रुइये वाला काम कभी करते हुए देखे हैं क्या? कैसे करता है? जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए। मतलब पीटता रहता है उसको, तो उससे क्या होता है? वो उड़ता है कि नहीं उड़ता है? इसलिए याद कर लीजिए
उरे उर, उरे उरे उर, तो उरे उर, तो उरे उर तो क्या उर? तो कपास का रुइया उर, कपास का रुइया उर, तो इसलिए उरे उर जो है वो किस लिए विख्यात है? तो कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बोलिए क्वेश्चन क्या था? उरे उर, उरे उरे उर, तो उरे उर किस लिए विख्यात है? तो उरे उर, तो उरे उर तो कथी उर? कपास का रुइया उर, इसलिए अन्न। तो ऐसे समझिए कि उरे उर तो उड़ते के जाते जे पास कर दे बच्चा सब ना, जे पास करे तो सह न उड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 टिक लग गया कि उरे उड़, तो उड़ते कथी रुइया, तो रुइया उड़ते कथी, इसलिए रुइया से याद कर ले कपास के व्यापारिक, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। ठीक है, तो उरे उड़ किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए, तो कहने का मतलब ये है, अब उरे उड़ के बारे में एक चीज जरा और हम लोग जानते हैं कि ये उरे उड़ जो था ना वो संगम युग से संबंधित था। आज जितना भी हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं वो सब किस युग से संबंधित है? संगम युग से। संगम युग कब से कब तक मनाया गया है? पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक, ईसवी, ईसा पूर्व में ईसवी, ठीक है ना, पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी ईसवी तक। तो अब ये बताइए फिर से कि उरे उड़ जो है ना वो किस लिए विख्यात है? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। बिल्कुल, यानी कि उरे उड़ जो है ना वो कपास व्यापारी का सेंटर है। ठीक है, वो जो कि संगम युग का था। अगला है, अब देखिए फिर से तोलकप्पियम। तोलकप्पियम एक ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। बताए थे कि नहीं बताए थे? अब यदि इस प्रश्न को आप लोग रिव्यू करके देख लीजिए, 4 नंबर को हम बताए थे ना वो एक व्याकरण ग्रंथ था। यहाँ बिल्कुल उसी को घुमा दिया है कि तोलकाप्पियम जो है वह एक ग्रंथ है और किससे संबंधित है? व्याकरण से। बताइए कोई दिक्कत है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तो आप लोग जो है ना 4 नंबर प्रश्न को रिव्यू करके देख लीजिएगा, तब आपको पूरा खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो 7 नंबर और 4 नंबर लगभग मिलता है। तो तोलकाप्पियम क्या है? तो हम बोले थे कि तौल के जो बोला जाता है किसमें? तौल के बोलने का मतलब शुद्ध शुद्ध बोलना, और शुद्ध शुद्ध किससे बोला जाता है? व्याकरण से। इसलिए तोलकाप्पियम जो है ना वह एक व्याकरण का शास्त्र है, वह एक व्याकरण रचना है और उसको वो एक काव्य भी है, व्याकरण भी है और काव्य भी है। तो बताइए तोलकाप्पियम जो है ना वो किस काल का है? संगम काल का। किस काल का है? संगम काल का। बहुत अच्छा। अब आपका अगला प्रश्न है धार्मिक कविताओं का संकलन, है ना, धार्मिक कविताओं का संकलन जिसको कूरल कहा गया। क्या कहा गया है? कूरल। अच्छा एक बात बताइए, कूरल है, कूरल मतलब कूड़ा कचरा को आपने अपने सब क्या करते हैं? अपने धर्म कर्म में क्या बताया गया है कि जितना भी कूड़ा कचरा है सुबह सुबह उसको साफ सुथरा कर देने का, ये ना है। तो यही बात याद रखिएगा कि कूरल जो है ना, मतलब ये ट्रिक क्या बताया पहले ये समझिए। धार्मिक धर्म शास्त्र में क्या कहा गया कि जितना कूड़ा कचरा है सबको साफ करने के लिए सुबह शाम, चलिए हम लोग सुबह शाम साफ करते कि नहीं? तो देखिए कूरल से याद कर लीजिएगा, कूरल मतलब कूड़ा कचरा, और कूड़ा कचरा को साफ करने के लिए कौन बताया? धर्म बताया। इसलिए धार्मिक कविताओं का संकलन, मतलब अगर कहेगा कि कूरल में किसका संकलन है? धार्मिक कविताओं का संकलन है। कूरल में धर्म से संबंधित जो कविता है उसका वर्णन है, यानी कि धार्मिक कविताओं का संकलन है। कूरल में किसका वर्णन है? धार्मिक कविताओं का संकलन। कूरल में धार्मिक कविताओं का संकलन है और वह किस भाषा में है? तो देखिए कूरल तमिल, कूरल तमिल, कूरल तमिल। बात समझ में आ रहा है? अगर कूड़ा कचरा फेंकना होगा तो आपको मुख्यमंत्री के द्वारा जो ये मोदी के द्वारा जो सफाई योजना चलाया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो सुबह सुबह उससे मिलिएगा ना। कूड़ा फेंकने के लिए जाएगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा? वो जो डिब्बा देने के लिए आता है। तो इसलिए याद कीजिए कि कूरल क्या है, आप पहले ये बताइए मुझे आप लोग। धार्मिक कविताओं का संकलन। धार्मिक कविताओं का संकलन मतलब ये हुआ कि बहुत, संकलन का मतलब होता है इकट्ठा रूप, यानी कि बहुत सारे धार्मिक कविताओं का जो इकट्ठा करके एक जगह जो एक मतलब वर्णन किया गया है जिस ग्रंथ में, उसी को कहा गया आपको कूरल। और कूरल जो है ना, कूरल वो किस भाषा में है? तमिल भाषा में। कूरल में भी लो और तमिल में भी लो, तो इसलिए कूरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में। कूरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में। अब बताइए कूरल क्या है? धार्मिक कविताओं का संकलन है, धार्मिक कविताओं का संकलन है। अब बताइए कि कूरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में। ये क्या बताए? कूरल, कूरल है ना, मतलब कूड़ा कचरा सुबह सुबह फेंकने के लिए जाएंगे तो जो कूड़ा बेचने लेने वाला जो होता है उससे मिल लेंगे ना, इसलिए तमिल मिलेंगे, बुलाएंगे उसको तब ना आएगा भाई आपके पास। तो इसलिए कूरल तो तमिल, और उसे भी कूरल में लौ अंत में आ रहा है, तमिल में लौ अंत में आ रहा है। ठीक है, इसे याद हम लोग इसको रख लेंगे। अब आपका अगला प्रश्न है किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? जरा प्रश्न को समझिए पहले। 3 गो संगम है, वैसे भी संगम का मिलन संगम का अर्थ मिलन होता है, यहाँ 3 संगम का आयोजन किया गया था। कहता किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में, मतलब कौन सा ऐसा राज्य था,
कौन सा ऐसा राज था जिसके संरक्षण मतलब उसको सुरक्षित रखने में, उसके बचाव में, है ना, 3 संगमों का आयोजन किया गया था। तो देखिए पांडे, अब पांडे को याद कर लीजिए। पांडव, तो पांडव जो है, पांडव के लिए ना मतलब कि समझिए कि 3 गो संगम का आयोजन करेगा। मतलब पांडव 5 भाई, पांडव भगवान था, तो जब पांडव भगवान है तो उसके लिए 3 गो संगम का आयोजन करेंगे। क्या करेंगे? 3 संगम का आयोजन 3 गो करेंगे। संगम का आयोजन करेंगे। तो बताइए कि ऐसा पांडे, पहले ये बताइए कि पांडे क्या था, ये बताइए। पांडे एक राज था। पांडे क्या था? एक राज था। तो ये जो आपको राज था, पांडे एक राज था ना, ये बात समझ लेंगे, समझ रहे हैं? पांडे जो है इसको आप राज भी बोल सकते हैं और राजवंश भी बोल सकते हैं, बात बराबर है। जैसा कि आप अभी देखे हुए थे प्रश्न नंबर 5 में, प्रश्न नंबर 5 में उसको भी रिव्यू करके देख सकते हैं और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो कहता है कि पांडे एक राज था और कहता है कि कौन सा ऐसा संगम युगीन, मतलब संगम काल के मतलब किस समय के? संगम पहली शताब्दी से लेकर के तीसरी तीसरी शताब्दी तक के बीच में, अर्थात संगम युग में कौन सा ऐसा राज था जिसके लिए 3 गो संगम का आयोजन हुआ था? पांडे। बात समझे? तो देखिए पांडे में आप देखिए क्या गो लेटर है? 3 गो। इसलिए याद रखिएगा कि पांडे राज के लिए या पांडे राजवंश के लिए 3 संगम का आयोजन किया गया था। पांडे राज के लिए 3 संगम का आयोजन किया गया था। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अब आपका आगे प्रश्न है, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? नंदों, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलिए। नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था, बोलिए। नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। था। जैसे आप किसी की भाभी बनिएगा तो आपके लिए वो ननद हो जाएगा, नहीं? तो जब ननद हो जाएगा तो ननद आपके लिए कुछ छुपा करके रखेगा। कहाँ पर? जहाँ पर महादेव जी के पास गंगा था, तो गंगा कहाँ पर था? सर पर था। तो वही समझिए कि गंगा में छुपा करके रखा था कौन? नंदों ने अपना कोष मतलब क्या था? कोषलिया, जिसमें पैसा रखते हैं। नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था, बोलिएगा। नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। नंदों ने अपना कोष कहाँ पर छिपा रखा था? गंगा की धारा में। नंदों ने अपना कोष कहाँ पर छिपा रखा था? गंगा की धारा में। गंगा की धारा में छिपा रखा था। तो अगर आपको पूछेगा कि किसने ऐसा कहा, किसने ऐसा उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था, तो मामूल नार। क्या है? मामूल नार। मामूल नार। तो नंदों ने अपना कोष कहाँ पर छिपा के रखा था? गंगा की धारा में। मान लीजिए ये नंदो है और ये आपके लिए कुछ कोसलिया पैसा छिपा करके रखा हुआ था, बात समझ में आता। लेकिन जब ये फिर आपको निकाल के दिया ना, तो कहा कि दूर, ये तो मामूली बात है, कोई बात नहीं। ये क्या है? मामूली बात है। मतलब एक तो आपके लिए कोष रखा था छिपा करके, ऊपर से आप इसको क्या बोल दिए कि ये तो मामूली बात है। तो मामूली से क्या हो गया? मामूल नार। क्या हो गया? मामूल नार। तो बताइए कि यह किसने उल्लेख किया है? किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? फिर से बोलिए। नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा। देखिए ये जो है ना गंगा नदी, एक बात बताइए, गंगा नदी कितना नहीं कितना जो है, तो देखिए विशाल है और कितना पवित्र है कि उसमें डेली इतना अपवित्र चीज उसमें रखा जाता है, फिर भी वह क्या है? पवित्र ही है, फिर भी वो क्या है? शुद्ध ही है। और मतलब आप देखते होगा कि गंगा की धारा में लाश भी बहता रहता है। गंगा की धारा में है ना पूरा कचरा, कारखाना का, टॉयलेट का सारा हौज गंगा में गिरा देता है लोग। तो गंगा की धारा में गिराने के बावजूद भी गंगा के लिए यह बात मामूली है। गंगा के लिए यह बात क्या है? मामूली है। मतलब गंगा का कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसलिए देखिए नंदों ने कोष को गंगा की धारा में छुपा रखा। नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा था। तो देखिए तो गंगा की धारा में बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है ना। तो हम अगर कहेंगे कि नंदों ने अपना कोष गंगा में छुपा कर रखा था, अगर ये बात चर्चा कहीं पर करेंगे कि नंदो नाम का कोई व्यक्ति है और वह अपने कोष को, अपने कौशल्या को गंगा की धारा में रखा था, तो हम बोलेंगे कि देखिए गंगा की धारा में बहुत ही कुछ छुपा हुआ है और आप कोष को छुपा कर रख दिए तो कोई बड़ी बात नहीं हुआ, ये मामूली बात हुआ। इसलिए मामूल नार, मामूल नार, मामूल नार। तो बताइए किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा था? किसने यह उल्लेख किया कि नंदों ने अपना
नंदो ने अपना कोष गंगा के धारा में छुपा रखा था। मामूल नंदो ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। इसमें ट्रिक क्या होता है कि गंगा की धारा में छिपा रखा था। देखिए नंदो नाम का कोई व्यक्ति है, अपना केवल नंदो ही केवल पर्सनली एक कोष को रखा था। लेकिन जब ये चर्चा चला ना तो कहा कि देखिए गंगा की धारा में तो बहुत कुछ है और आप कोष को रख दिए तो कौन सा बड़ा बात है, ये तो मामूली बात है। इसलिए नंदो ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा था। पूरा बोलिए। नंदो ने अपनी कोष गंगा नदी में छुपा रखा था। फिर से बोलिए। नंदो ने अपनी कोष गंगा की धारा में छुपा रखा था। बताइए नंदो ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा था, ऐसा किसने कहा? मामूल मामूली बात है, क्योंकि गंगा की धारा में बहुत कुछ छुपा हो रहता है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अब आगे है सुमिलित करना है आपको। सुमिलित करना मतलब मिलान करना। तो आप सूची 1 में जो देख रहे हैं ये राज्य का नाम है और सूची 2 में जो देख रहे हैं ये राज्य के चीन का नाम है। राज्य के चीन का नाम है। बात समझ रहे हैं? तो अब ध्यान दीजिए कि ये जो है ना चेर, इसको राजवंश भी कर सकते हैं या राज भी कर सकते हैं। तो चेर राज जो है ना, इसका राजकीय चिन्ह क्या है? धनुष। देखिए धनुष जो कहीं पर फेंकेंगे तीर धनुष तो चिराइए ना जाएगा, बिल्कुल। तो ये धनुष जो कहीं पर फेंकेंगे तो चिराइए ना जाएगा। तो इसलिए याद कर लीजिए कि चेर जो राज है इसकी इसका चिन्ह क्या है? धनुष। चेर राज का राज के चिन्ह क्या है? धनुष है। फिर आगे चलिए, आगे है आपको चोल। चोल राज का जो राज के चिन्ह है वो आपको क्या है? बाघ है। चोल राज का राज के चिन्ह क्या है? बाघ है। ठीक है। इसके बाद है आपको पांडे, और पांडे राज का जो राज के चिन्ह है वो क्या है? तो मछली है। मछली पंडित से मछली का कहते हैं। देखिए चीर का तो आपको याद हो ही गया कि चीर को याद रख लेंगे, चीर आ जाएगा। चीर आ जाएगा कब? जब धनुष बाण चलेंगे तब। इसलिए चेर राजवंश या चेर जो राज था उसका राजधानी ये राज के चिन्ह क्या था? धनुष था। ये याद हो गया। अब देखिए चोल है। चोल को याद कर लीजिए आप। क्या चीज? चोर। आज चोर सब क्या करेगा? चोरी करके भागेगा ना। जब चोर जो है, चोर को जब कोई देख लेगा तो सब क्या कहेगा? भाग रे भाग, भाग रे भाग, भाग रे भाग, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो भाग रे भाग, इससे क्या हो जाएगा आपको? बाघ। यानी कि चोर को याद रखिए चोर। आज चोर जब चोरी करते पकड़ा जाएगा तो सब अपने बात करेगा कि भाग रे भाग, भाग रे भाग। तो भाग रे भाग से हो जाएगा आपको चोल जो आपको राज है, चोल जो राजवंश है उसका राज के चिन्ह क्या है? बाघ है। इसके बाद आपको पांडे, और पांडे जो है ना पांडे जो है ना आपको पांडे की जो राजधानी है, राज के चिन्ह है वो आपको मछली है। तो पांडे में याद कर लीजिए पान। और पान हम लोग किस दिन खाते हैं बताइए? जिस दिन मछली खाते हैं उसके बाद। जिस दिन मछली खाते हैं उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो इसलिए याद रखिए पांडे में पान है, इसलिए पान कब खाएंगे? जिस दिन मछली खाएंगे। इसलिए पांडे जो है, पांडे का राज के चिन्ह क्या है? मछली है। याद हुआ कि नहीं जी? अब जो आपका अगला है ये भी आपको सुमिलित ही करना है। तो देखिए सूची 1 में आपको पुस्तक का नाम है और सूची 2 में उस पुस्तक के लेखक का नाम है। ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है तोलकाप्पियम क्या है बताइए? तोलकाप्पियम एक व्याकरण और काव्य है। व्याकरण है और काव्य है। चलिए तो अब आपको याद करने में सुविधा हो जाएगा। हम एरो लगा दिए हैं। ठीक है। तोलकाप्पियम जो है एक व्याकरण था या उसको काव्य भी था, जिसके लेखक जो है ना तोलकाप्पियर है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि पुस्तक के नाम पर ही जुड़ा हुआ है उनके लेखक का नाम। तो तोलकाप्पियम और तोलकाप्पियर, यहाँ पर यम लग गया, यहाँ पर यर लग गया। ठीक है। तो इसलिए तोलकाप्पियम के लेखक कौन है? तोलकाप्पियम क्या एक पुस्तक है और उसके लेखक कौन है? तोलकाप्पियर है। ठीक है। याद हो गया। अगला है शिल्पादिकारम। तो शिल्पादिकारम जो है यह आपको देखिए शिल्पादिकारम जो है यह इलांगो आडगिल। तो बोलिए शिल्पादिकारम जो है वो क्या है? इलांगो आडगिल है। शिल्पादिकारम जो है उसके लेखक कौन है? इलांगो आडिगल है। शिल्पादिकारम है और शिल्पादिकारम का जो है ना इनके लेखक जो हैं वो इलांगो आडिगल है। क्या है? इलांगो आडिगल। देखिए शिल्पादिकारम का जो है वो इलांगो आडिगल है। इसका है आपको मणि मेकलई, और मणि मेकलई का जो है ना वो है आपको शीतले सतनार। मणि मेकलई का क्या है? देखिए मणि जो आप कहीं से लाइएगा तो उसको सैंत के रखिएगा ना। मणि जो कहीं से लाइएगा तो सैंत के रखिएगा। इसलिए मणि मेकलई तो शीतले सतनार। क्या बोलेंगे कि सैंतले। जब मणि कोई कमाने लगेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सैंतले। तो सैंतले से हो जाएगा आपको शीतले सतनार। शीतले। अब
शिल्पाधिकारम जो है ना, इसके बारे में आप लोग बताइए। शिल्पाधिकारम का जो है लेखक, शिल्पाधिकारम क्या है, एक पुस्तक है और इसके जो लेखक है वो कौन है, तो इलांगो आर्डिगल। कौन है, इलांगो आर्डिगल। शिल्पाधिकारम है, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है, बोलिए, इलांगो आर्डिगल। इलांगो आर्डिगल। आर्डिगल। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है, इलांगो आर्डिगल। इलांगो आर्डिगल। आर्डिगल। बताइए। देखिए ये जो शिल्पा शेट्टी है, शिल्पा शेट्टी वाले के बारे में तो बताए थे, शिल्पा शेट्टी हीरोइन, और शिल्पा शेट्टी का नाम पूरे इलाका में सब जानता है ना, है कि नहीं, इलाका में जानता है। तो इसलिए जो है आप याद रखिए कि शिल्पाधिकारम जो है ना, शिल्पाधिकारम इसको इलाका में जानता है, इलाका से हो जाएगा आपको इलांगो आर्डिगल। इलांगो आर्डिगल। ला शिल्पाधिकारम जो है, इसमें हम आपको क्या बता रहे थे कि शिल्पा शेट्टी हीरोइन जो है ना उसको इलाका में जानता है ना, इलाका में जानता है, इसलिए इलाका से याद रखेगा इलांगो आर्डिगल। इलांगो आर्डिगल है। इसके बाद है आपको मनी मेकलई। चलिए, तो शिल्पाधिकारम के बारे में आपको क्या होता है फटाफट से बताइए। शिल्पा शेट्टी हीरोइन को इलाका में जानता है, इसलिए इलाका से हो जाएगा आपको इलांगो आर्डिगल। इलांगो आर्डिगल, ठीक है। इसके बाद है आपको मनी मेकलई। तो मनी, तो देखिए हम जो आपको देखेंगे ना, मनी कमाते हुए बोलेंगे कि सैंतले सैंतले, क्या बोलेंगे, सैंतले। इसलिए मनी मेकलई मतलब मनी कहीं से आप लेके आए, तो हम आपको बोल रहे हैं कि सैंतले। तो इसलिए मनी मेकलई जो है ना वो एक पुस्तक है, और इस पुस्तक का जो मतलब लेखक है वो कौन है, तो शीतले सतनार। कौन है, शीतले सतनार। बोलिए कि मनी मेकलई क्या है, एक पुस्तक है। एक पुस्तक का नाम है। मनी मेकलई क्या है, एक पुस्तक का नाम है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है, शीतले सतनार। शीतले सतनार। क्या है, शीतले सतनार। शीतले सतनार। मनी मेकलई पुस्तक के लेखक कौन है, शीतले शीतले सतनार। सतनार। शिल्पाधिकारम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, बताइए, इलांगो आर्डिगल। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका जीवक चिंतामणि। हम ये चारों पॉइंट पर चर्चा पीछे के प्रश्न में हम किए थे। देखिए जीवक चिंतामणि है, तो जीवक चिंतामणि एक पुस्तक का नाम है, एक ग्रंथ का नाम है, और ये जो जीवक चिंतामणि है इसके लेखक जो है ना वो आपको है तिरुक्तक देवर। बोलेगा, तिरुक्तक देवर। यानी कि जीवक चिंतामणि जो एक पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तिरुक्तक देवर। बात समझ रहे हैं। देखिए जब आपको चिंता जीवन के लिए बहुत ज्यादा होगा ना तो आप वर मांगेंगे। वर का मतलब क्या होता है, नहीं, वर का मतलब वरदान। भगवान से आप वरदान मांगेंगे, तो इसलिए वर से याद रख लीजिएगा देवर। तो देवर वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा। और इसके बाद आपको रही बात की इस पूरा को याद रखना, तिरुक्त वाला को। तो देखिए जीवक चिंतामणि के जो लेखक है कौन है, तिरुक्तक देवर। पूरा बोलिए ना आप लोग, तब तिरुक्तक देवर। यानी कि जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है, जीवक चिंतामणि क्या है, एक पुस्तक है ना। जीवक चिंतामणि क्या है, एक पुस्तक है। इसके लेखक कौन है, तिरुक्तक देवर है। अच्छा मनी मेकलई के लेखक कौन है, सतनार। शीतले सतनार। इसके बाद है शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है, इलांगो आर्डिगल है। इसका चलिए इसके बाद जो है तोलकाप्पियम का लेखक कौन है, बताइए। तोलकाप्पियम का है तोलकाप्पियर। ठीक है। अब देखिए फिर से हम रटाते हैं। देखिए तोलकाप्पियम है, तोलकाप्पियम क्या है, एक पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए तोलकाप्पियम तोलकाप्पियर मिलता जुलता है कि नहीं, तो इसलिए तोलकाप्पियम के लेखक है कौन, तो तोलकाप्पियर। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है, बताइए। इलांगो आर्डिगल। मनी मेकलई का लेखक कौन है, बिल्कुल। मतलब मनी आएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि सैतले सतनार। शीतले सतनार है, सैतले नहीं, शीतले सतनार। जीवक चिंतामणि का बताइए। जीवक चिंतामणि देवर। चिंता ज्यादा होगा तो भगवान से क्या मांगेंगे, वर मांगेगा। तो इसलिए देवर वाला बात याद रखेगा, यानी कि तिरुक्तक देवर। ठीक है, याद हुआ। चलिए अब एक बार आपको पुस्तक का भी नाम बोलना है और उसके लेखक का भी नाम बोलना है, बताइए। नहीं होगा, बोला हुआ। चलिए हम बोलते हैं, आप बताइए। तोलकाप्पियम के लेखक को बताइए। तोलकाप्पियर क्या हो जाएगा, शिल्पाधिकारम का बताइए। अच्छा मनी मेकलई का बताइए। सतनार। अच्छा जीवक चिंतामणि का बताइए। तिरुक्तक देवर। ठीक है, याद हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न।
अब आपका अगला प्रश्न है, यहाँ भी कहता है आपको सुमिलित करने के लिए। तो देखिए सुमिलित करने में क्या है, यहाँ लिखा है आपको कुरिंजी। कुरिंजी जो है वह एक क्षेत्र का नाम है और इसका अर्थ जो है ना क्या होता है तो वो दिया हुआ है। ठीक है, कॉलम ए में आपको शब्द है और कॉलम 2 में जो है उसका अर्थ दिया हुआ है। देखिए कुरिंजी का अर्थ क्या होता है, कुरिंजी का अर्थ होता है आपको पहाड़ी। क्या होता है, पहाड़ी। तो आप लोग याद रखिएगा कि कुरिंजी का अर्थ क्या होता है, तो पहाड़ी होता है। कुरिंजी का अर्थ क्या होता है, पहाड़ी। पहाड़ी होता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें पालई का अर्थ होता है मरुभूमि या निर्जन स्थल। ठीक है, तो देखिए पालई को याद कर लीजिए कि मतलब किसी चीज को पालना। और जैसे आप पलाते हैं या कोई जीव पलाता है तो कहाँ पर पलाता है, भूमि पर। तो इसलिए याद करिए, और जो पलाता है तो वो मरता भी है ना, इसलिए मरुभूमि, इसलिए इसका नाम है मरुभूमि, मतलब मरा हुआ भूमि। तो पाले, तो पाले कहाँ पर पलाएगा, भूमि पर। भूमि से याद कर लीजिए मरुभूमि। इसका निर्जन स्थल, निर्जन स्थल, निर्जन स्थल। बात समझ गए, निर्जन स्थल। ठीक है, अब चलिए यहाँ है आपको मुल्लाई का अर्थ क्या है। तो देखिए मुल्लाई का अर्थ है आपको जंगल। देखिए मुल्लाई से याद कर लीजिए मूली। ठीक है, तो मूली कहाँ पर मिलता है, जंगल में। मूली कहाँ मिलता है, जंगल में। इसलिए मुल्लाई का अर्थ क्या हुआ, जंगल। इसका अर्थ है मरुदम। मरुदम है, ठीक है, मरुदम। तो मरुदम कृषि भूमि, ये कृषि भूमि, इसका अर्थ होता है कृषि भूमि। क्या होता है, कृषि भूमि। कृषि करने में, खेती बाड़ी करने में थोड़ा दम ज्यादा लगता है ना, लगता है कि एकदम मर गए हम, इसलिए मरुदम। मरुदम मतलब कि कब आपको लगता है कि हम मर गए, दम निकल गया, जब खेती बाड़ी करते हैं, यानी कि कृषि भूमि। नेउल का अर्थ क्या होता है, देखिए नेउल का अर्थ होता है तटीय प्रदेश। नेउल का अर्थ क्या होता है, तटीय प्रदेश होता है। कुरिंजी का अर्थ क्या होता है, पहाड़ी। देखिए कुरिंजी एक फूल का नाम है। कुरिंजी किसका नाम है, फूल का। जानते हैं ये फूल 12 बरस में एक बार खिलता है। तो जो 12 बरस में खिलेगा ना, तो समझिए एक तरह से नहीं, लोग कहते हैं ना वो आम भाषा में कि पहाड़ जैसा दिन हो गया, मेरा दिन तो पहाड़ हो गया है। ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि लगता है कि दिन कट ही नहीं रहा है, इसलिए लोग कहता है कि मेरा दिन क्या बन गया है, पहाड़ बन गया है। इसलिए याद कीजिए कुरिंजी। कुरिंजी मतलब कुरिंजी एक पुष्प का नाम है। ये पुष्प कितना बरस पर खुलता है, 12 बरस पर खिलता है। तो हम लोग बोलेंगे कि जल्दी खिलता भी नहीं है, इसका खिलना तो पहाड़ बन गया जैसे लगता है। तो इसलिए कुरिंजी का अर्थ क्या होता है, पहाड़ होता है। अच्छा, इसके बाद है आपको पालई का अर्थ क्या होता है, मरुभूमि या मरुभूमि या निर्जन स्थल। निर्जन मरुभूमि या निर्जन। निर्जन इसलिए कहा गया क्योंकि मरुभूमि मतलब मरा हुआ भूमि। अब मरा हुआ भूमि पर एक को जन नहीं न मिलेगा आपको, मरा हुआ भूमि पर एक भी जन नहीं मिलेगा। जन मतलब क्या होता है, आदमी होता है, जनता होता है। तो देखिए जो मरा हुआ भूमि रहेगा तो वहाँ पर आदमी मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, इसलिए उसका नाम है निर्जन स्थल। तो बोलिए कि पालई का अर्थ क्या हुआ, मरुभूमि या निर्जन स्थल। अगला है आपको मुल्लाई। मुल्लाई मतलब मूली। मूली जंगल मूली कहाँ पर, जंगल में। इसलिए मुल्लाई का अर्थ हो गया जंगल। अच्छा, मरुदम मतलब कब लगता है कि हमको दम निकल गया, मर गए हम, खेती बाड़ी करते हैं, तो इसलिए खेती बाड़ी यानी कि कृषि कार्य करते हैं तब, तो इसलिए कृषि भूमि। मरुदम का मतलब कृषि भूमि। नेउल का मतलब, नेउल का मतलब होता है आपको तटीय प्रदेश। नेउल का मतलब क्या होता है, नेउल का मतलब क्या होता है, तटीय प्रदेश होता है। नेउल का मतलब क्या होता है, तटीय प्रदेश होता है। देखिए यहाँ नेउल है, नेउल मतलब समझिए कि नेहू। नेहू कहाँ पर चलेगा आप, नदी के तट पर चलेगा ना। अगर नहू नहीं चलेगा तो क्या होगा, गिर जाइएगा, फिसल जाएगा। इसलिए नेउल से याद कर दीजिए नेहू। नेहू तो नेहू कहाँ चलेगा, तट पर। इसलिए नेउल का अर्थ क्या हुआ, तटीय प्रदेश। अब मरुदम का मतलब क्या हुआ आप बताएंगे, मरुदम का मतलब, मरुदम कब लगता है कि हम, मेरा दम निकल गया, मर गए, कृषि भूमि। मरुदम का अर्थ क्या होता है, कृषि भूमि। चलिए बताइए मुल्लाई का मतलब, जंगल। अच्छा अब आप बताइए पालई का मतलब, पालई का मतलब मरुभूमि या निर्जन। अच्छा आप बताइए कुरिंजी का मतलब, पहाड़ी। तो याद हो गया आप लोगों को। एक बार पुनः बताइए पहाड़ी का अर्थ क्या हुआ, कुरिंजी। कुरिंजी है। आप बताइए मरुभूमि का जो शब्द था वो बताइए, पालई। पालई क्या होगा, निर्जन स्थल का बताइए, पाले। अब जंगल का बताइए, सुनिए मुल्लाई। क्या है, मुल्लाई क्या है, मुल्लाई। और उससे भी देखिए मुल्लाई में मुल्ला लगा हुआ है। अब मुल्ला जी सबको दाढ़ी तो रहबे करता है, और दाढ़ी कैसे रहता है, जंगल के जैसे रहता है, बड़का बड़का दाढ़ी रहता है मुल्ला जी को, इसलिए मुल्लाई है ना। तो मुल्ला को जंगल के जैसे दाढ़ी रहता है, इसलिए जंगल हो गया।
मुलाई का जो मतलब अर्थ हुआ क्या हुआ? जंगल हो गया। जंगल। अच्छा मरुदम का बताइए, कृषि भूमि। इसका ट्रिक क्या होता है? मरुदम मतलब कब लगता है कि हम मर गए, दम निकल गया, कृषि कृषि कार्य करते हैं तब, इसलिए कृषि। मरुदम का अर्थ क्या हुआ? कृषि कृषि भूमि। नेउल का मतलब बताइए। नेहुल का नेहुल तटीय मतलब प्रदेश। नेहू नेहू चलेगा कहाँ पर? तट पर। इसलिए तटीय प्रदेश। ठीक है, याद हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपका अगला प्रश्न है करा सुमेलित करने के लिए मतलब मिलान करने के लिए सूची 1 में आपको संगम है ना, संगम का वर्णन है, और सूची 2 में उसका अध्यक्ष है। तो प्रथम संगम का अध्यक्ष कौन था बताएंगे आप लोग। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, तो ये है आपको संगम, और इसके बाद पढ़ेंगे हम उस संगम का अध्यक्ष कौन है। तो प्रथम संगत का जो अध्यक्ष है वो है आपको अगस्त शय। क्या है? अगस्त शय। तो प्रथम संगम, देखिए संगम का मतलब मिलन, और आप मान के चलिए कि आप दोनों विद्यार्थी हैं और आपका मिलन कॉलेज में जो होता है ना, पहली बार जो मिलन हुआ है किस महीना में हुआ है? 15 अगस्त में हुआ है। आप दोनों का जो मिलन हुआ मतलब आप कहीं और का, ये कहीं और का था, और आप दोनों का संगम मतलब मिलन जो हुआ है किस महीना में हुआ है? अगस्त में हुआ है। इसलिए आपको पूछेगा कि आप दोनों दोस्ती कब से चल रहा है, तो आप कहेगा अगस्त से। क्या कहेगा? अगस्त से। इसलिए देखिए यहाँ पर अगस्त से हो गया। तो बताइए कि प्रथम संगम मतलब प्रथम मिलन कब हुआ? अगस्त से। मतलब 15 अगस्त में ना, तो इसलिए अगस्त से। अगला है कि द्वितीय संगम। तो द्वितीय संगम जो हुआ है आपको वो अगस्त और तोलका पियर, बोलिएगा तोलका पियर। देखिए द्वितीय संगम जो हुआ है उसमें भी आपको अगस्त आ रहा है, लेकिन अगस्त के साथ साथ में मतलब वहाँ अगस्त भी अध्यक्ष थे, उसके साथ साथ में आपको तोलक पियर भी थे। कौन थे? तोलक पियर। लेकिन नहीं आता जैसे समझिएगा, दो से द्वितीय है, आज दो किस में आता है? तो में आता है ना, तो उसी से याद रखिएगा तो तो इसलिए मतलब दो से द्वितीय संगम, तो से हो जाएगा आपको तोलका पियर। क्या हो जाएगा? तोलका पियर। चलिए तो देखिए जब दूसरी बार अगर ये समझ में नहीं आए तो ये समझिए कि जब दूसरी बार मिले, पहली बार मिले हम लोग किस महीना में? अगस्त में। जब दूसरी बार मिले तो सोचेंगे चलो यार कुछ खा पी लेते हैं, कुछ हाँ पेप्सी वगैरह ठंडा वगैरह पी लेते हैं। तो द्वितीय संगम मतलब दूसरी बार मिले। जब दूसरी बार मिले तो पहली बार दोस्ती था ही, किस महीने मिले थे? अगस्त। उसकी भी चर्चा कर दी है कि हम लोग अगस्त में मिले हुए थे ना, इसलिए अगस्त इसमें आ गया। दूसरा में जब अगस्त की चर्चा कर दी, इसके बाद बोले कि चलो हाँ तू ले तो तू ले। दोस्ती में तो होता ही कि तू पहले पी तो तू पहले पी, तू ले तो तू ले, इसलिए याद रखिए तू ले से तू ले यानी कि तोल हो गया। हाँ तोलका, इसके बाद पियर पियेंगे, पियर सामान पियेंगे। नहीं ये पियर क्या होता है? केसर सब जो होता है, पेप्सी सब जो होता है ना, ये आम का जो होता है, मैंगो का जूस होता है, वो सब पियेंगे। तो इसलिए द्वितीय संगम मतलब दूसरी बार जब मिलेंगे ना तो उस समय क्या पियेंगे? उस समय पियर सामान पियेंगे, और हम लोग कहेंगे कि तू पी ले तो तू पी ले, तू ले तो तू ले, तो तू ले मतलब कि तोलका पियर। ठीक है, अब चलिए तृतीय संगम का बताइए। तृतीय संगम का जो अध्यक्ष था वो था आपको नकरीर। कौन था? नकरीर। हाँ नकीरर है, नकरीर नहीं नकीरर। क्या है? तृतीय मतलब तीसरा बार जब मिले ना तो एक दूसरे को हम लोग नकिया करके छोड़ दिए। बस समझ में है? हाँ ठीक है। तो तृतीय बार जब देखिए पहली बार मिले तो बड़ा अच्छा लगा, अच्छा आदमी है, 15 अगस्त से मिले थे हम लोग, तो इसलिए अगस्त से याद रखेंगे। दूसरी बार मिले तो अगस्त का भी चर्चा करेंगे, और एवं तुलका पियर, तू ले तुलका पियर हो गया। जब पीने उने में क्या होता है कि खर्चा उर्चा ज्यादा हो जाता है ना, तो सोचेंगे दूर अब दोस्ती खत्म कर लेते हैं, तो दोनों एक दूसरे को नकार दिया। दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया? नकार दिया। कब नकार दिया? तीसरा बार में। इसलिए तीसरा संगम का जो अध्यक्ष था वो कौन था? नकीरर। तो नकीरर मतलब एक दूसरे को हम लोग क्या करते? नकार दिए, इसलिए नकीरर। तो बताइए कि तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? नकीरर। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त। द्वितीय संगम का अध्यक्ष तोलका पियर। अच्छा इसके बाद है तोलका पियर। अच्छा तृतीय संगम का बताइए, एक दूसरे को क्या कर दिए? नकार दिए ना, इसलिए हो जाएगा आपको नकीरर। याद हुआ? बताइए प्रथम संगम का अध्यक्ष? प्रथम संगम का अध्यक्ष अगस्त से। द्वितीय संगम का अध्यक्ष तोलका पियर। अच्छा तृतीय संगम का अध्यक्ष नकीरर। तृतीय का हो जाएगा आपको नकीरर। बिल्कुल तीसरी बार में हम लोग एक दूसरे को नकार देंगे क्योंकि दूसरी बार में काफी खर्चा बढ़ गया था। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कपाटपूरम है। क्या है? कपाटपूरम है। तो कपाटपूरम या अलवय, बोलिएगा अलवय, स्पष्ट कीजिए उच्चारण को। अलवय कपाटपूरम या उसी को क्या कहते हैं? अलवय है। अब बताइए देखिए कपाट किसको कहता है? कपार को। और कपार पर अगर जो बाल नहीं रहेगा तो आपका सर कैसे दिखेगा?
अल्लू के के जैसे ना, जैसे आलू को छील देते हैं, तो इसलिए याद रखिए कपाटपूरम को ही क्या कहते हैं? अलवय। अलवय। तो कपाटपूरम में संपन्न द्वितीय संगम। अब यहाँ से एक प्रश्न सीख रहे हैं और ठीक यह प्रश्न जा रहा है किसके जैसे? बौद्ध संगति और जैन संगति के जैसे। यानी कि जैसे प्रथम संगम का जो अध्यक्ष था वो कौन था? अगस्त से था ना। अगस्त से। उसी तरह से अब यहाँ पर आ गया कि द्वितीय संगम जो हुआ था वो द्वितीय संगम कहाँ पर हुआ था? तो देखिए कपाटपूरम में या अलवय में। कपाटपुरम या अलवय। द्वितीय संगम कहाँ पर हुआ था? कपाटपूरम में या अलवय में हुआ था। तो कहता है कि कपाटपूरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ, एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो वो जो है आपको तोल्काप्पियम। क्या है? तोल्काप्पियम। बताइए तोल्काप्पियम क्या है? द्वितीय संगम है। एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तोल्काप्पियर। तोल्काप्पियर, ठीक है। तो वही ग्रंथ कहिए, पुस्तक कहिए, बात बराबर है कि कपाटपूरम या अलवय में कौन सा सम्मेलन, ये कौन सा संगम हुआ था? द्वितीय संगम हुआ था। द्वितीय संगम कहाँ पर हुआ था? कपाटपूरम या अलवय। कपाटपूरम या अलवय में हुआ था। तो ये कहता है कि कपाटपूरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ जो है ना वो कौन सा था? तो देखिए इसका एकमात्र संगम जो था वो तोल्काप्पियम था। क्या था? तोल्काप्पियम था। बात समझ में आ रहा है? देखिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि द्वितीय संगम का जो अध्यक्ष था वो तोल्काप्पियर और अगस्त से था। अब यहाँ पर तो उसी से आप इसको जोड़ सकते हैं कि कपाटपूरम या अलवय में जो संपन्न हुआ था, बताइए कि कपाटपूरम में जो संपन्न हुआ था कौन सा संगम संपन्न हुआ था? द्वितीय संगम। तो द्वितीय संगम का अध्यक्ष कौन था? अगस्त और तोल्काप्पियर था। तो उसी तोल्काप्पियर से जोड़ लीजिए। तोल्काप्पियम जो था ना वो एक ग्रंथ था, एक पुस्तक था और जिसके लेखक कौन थे? तोल्काप्पियर थे। यानी कि कपाटपूरम या अलवय में जो संपन्न द्वितीय संगम हुआ है वो जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है? तोल्काप्पियम। बात समझ में आ रहा है ना? कपाटपूरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो तोल्काप्पियम है। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? हो गया। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि किस ऋषि के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? कहता है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का क्या किया है? आर्यकरण किया है। बताइए आर्य का मतलब क्या होता है? पढ़ाए हुए हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति। नहीं, उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बना दिया। तो कहता है कि किस ऋषि के बारे में, कौन सा ऋषि है जिसके बारे में कहा गया कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बना दिया गया? तो देखिए आर्यकरण वाला बात जैसे ही बोलेगा कि किस ऋषि को कहा गया कि दक्षिण भारत का आर्यकरण किया गया। देखिए आ से आर्यकरण, अ से अगस्त से और अ से आर्य उसको बना दिया गया। तो बताइए किस ऋषि के बारे में यह कहा गया कि दक्षिण भारत का आर्यकरण किया है? बताइए दक्षिण भारत का आर्यकरण किस ऋषि के बारे में ऋषि ने किया है? दक्षिण भारत का आर्यकरण किस ऋषि ने किया है? अगस्त से ने किया है। ठीक है, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है एस्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस? अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न फिर से बन गया कि अगस्टस जो थे वो कहाँ के राजा थे? अगस्टस जो थे वो रोमन के राजा थे। अगस्टस कहाँ के राजा थे? रोमन के। अगस्टस कहाँ के राजा थे? रोमन के। आग जो कहीं पर पकड़ लेगा तो हम लोग क्या करने, रोने लगेंगे ना। इसलिए अगस्टस जो थे वो कहाँ के राजा थे? रोमन के राजा थे। तो है एस्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? प्रश्न को जरा समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में, किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में है ना 20 ईसा पूर्व में एक दूत को भेजा था? बताइए। तो पांडे नरेश। किसने? पांडे नरेश, है ना। किस वंश के शासक ने? तो पांडे नरेश, मतलब पांडे वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग, है ना, 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था। चलिए, तो ये एस्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने, देखिए इतना बात को भूल जाइए। एस्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने, उस सबको भूल जाइए। ये बात याद रखिए कि रोमन सम्राट जो अगस्टस थे, ठीक है, यहाँ से याद कीजिए अगस्टस से, अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा।
ठीक है। अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग में अपना एक दूत भेजा था। तो किसी ने भेजा था? पांडे ने। किस वंश के नरेश ने? पांडे नरेश ने। पांडे वंश के नरेश ने। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका देखिए ये जो है ना, अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग में अपना एक दूत भेजा था। किसने भेजा था? तो पांडे नरेश ने। क्या बता रहे थे अब बताइए? मतलब दूत भेजने का काम करेगा पांडे ने। तो आप इस पर ये बोल रहे थे कि दूध मतलब दूध हो गया और दूध पीने का काम करेगा पांडे नरेश ने। यानी कि 20 और उसे 20 रुपए किलो तो दूध बिकता था ना पहले। तो इसलिए 20 ईसा पूर्व में जो है सो दूध भेजने का जो काम किया है वो कौन किया है? पांडे नरेश किया है। अब किसके दरबार में किया है? तो अगस्टस के दरबार में। किसके दरबार में? अगस्टस के दरबार में किया है। ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है तिरुवल्लुवर। बोलेगा तिरुवल्लुवर। देख रहे हैं कैसा कैसा वर्ड आ रहा है। जैसे संयुक्त वाला वर्ड सब जो आए तो क्या तमिल मारिएगा, याद रखिएगा। तमिल मारना है या संगम वंश मारना है आप लोगों को? तमिल या संगम। हाँ तमिल तो भाषा हो गया ना। तो देखिए तमिल वाला आंसर है तमिल भूमि का बाइबल। तो याद रखिएगा तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर की हाँ बिल्कुल। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल और मुम्पाल को कहा जाता है। तिरुवल की रचना कुरल और मुम्पाल को कहा जाता है। तो तमिल भूमि का बाइबिल। यानी कि तिरुवल की जो रचना है कुरल और मुम्पाल, कुरल और मुम्पाल, उसको क्या कहता है? तो तमिल भूमि का बाइबल। तमिल भूमि का बाइबल। तमिल भूमि का बाइबल। तो बताइए तिरुवल्लुपुर की रचना जो है, तिरुवल्लुवर की रचना जो है क्या क्या है बताइए? एक कुरल है और दूसरा मुम्पाल है। मुप्पाल मुप्पाल कुरल और मुप्पाल, कुरल और मुप्पाल। तो बताइए कि तिरुवल्लुवर की रचना जो है कुरल और मुप्पाल है। इसको कैसे याद रखेगा बोलिए? तिरुवल्लुवर की रचना क्या है? देखिए तिरुवल्लुवर इसमें लॉ का यूज हो रहा है। अब मुप्पाल में भी देखिए लगता है कि लगभग लगभग मिलता है कुरल और मुप्पाल, कुरल और मुप्पाल, कुरल और मुप्पाल। बोलिए कुरल और मुप्पाल तिरुवल्लुवर की रचना है। 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 कुरल और मुप्पाल की रचना है। तिरुवल्लुवर की रचना है। बात समझ गए? चलिए अब आगे चलिए। तो ये कह रहा था कि कुरल को और मुप्पाल को क्या कहा जाता है? प्रश्न ये पूछ रहा था कि कुरल को और मुप्पाल को क्या कहा जाता है। तो देखिए कुरल को और मुप्पाल को कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबिल। प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है ना। कुरल और मुप्पाल को क्या कहता है? तमिल भूमि का बाइबल। तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। बिल्कुल। कुरल को और मुप्पाल को हमको तमिल भूमि का बाइबिल कहते हैं। ये चीज याद रखने वाला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न को हम घेर देते हैं। ठीक है। बताइए तो तमिल भूमि का बाइबल किसको कहता है? कुरल और मुप्पाल को। कुरल और मुप्पाल को। तमिल भूमि का बाइबल किसको कहता है? कुरल और मुप्पाल को। कुरल और मुप्पाल को कहता है। आगे है कि तमिल काव्य का इलियड किसको कहा था? देखिए क्वेश्चन से बहुत अच्छा आ रहा है, समझिएगा। तमिल काव्य का इलियड किसको कहता है? शिल्पादिकारम को। तमिल भूमि का तमिल काव्य का इलियड, तमिल काव्य का इलियड किसको कहता है? शिल्पादिकारम को। देखिए ये जो प्रश्न है आपका तमिल काव्य का इलियड, तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए तमिल काव्य है, ठीक है, मिलने के लिए जाएंगे किससे? शिल्पा शेट्टी से। पहला बात है तमिल काव्य का इलियड। इलियड का मतलब ये याद कर लीजिएगा इलियड। तो इसलिए इलिया किसको कहेंगे? शिल्पा शेट्टी को कहेंगे। मतलब शिल्पा शेट्टी जो हमारा मित्र रहेगा, दोस्त रहेगा, उसको बोलेंगे इलिया नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि तमिल काव्य का इलियड किसको कहता है? तमिल काव्य का इलियड किसको कहता है? शिल्पादिकारम को। किसको? शिल्पादिकारम को। तो इसको कैसे याद रखेगा बोलिए? तमिल काव्य का इलियड। तमिल है, तमिल मतलब अपने उससे शिल्पा शेट्टी से मिलेंगे, तमिल मतलब मिलेंगे। और उसका इलियड है मतलब इलिया कहेंगे, दादी ने बताएंगे तो मिलवे करेंगे, तो इलिया। ठीक है। तो इसलिए शिल्पादिकारम। अब बताइए तो कि कुरल और मुप्पाल को क्या कहता है? तमिल भूमि का बाइबल। कुरल को याद कर लीजिए करेला। कुरल
करेला। तो करेला सब कहाँ पर होता है? भूमि में ना। तो इसलिए किस भूमि में? तो तमिल भूमि के बाइबल में होगा करेला। करेला कहाँ पर होगा? तमिल भूमि के बाइबल तमिल में। भूमि के बाइबल में होगा। साथ में आपका मुप्पाल है, तो मुप्पाल भी जो है सो आपको इसको भी कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबल। बोलिए, चलिए आगे चलिए। आगे है तमिल काव्य का ओडिसी। पहले पढ़े थे तमिल काव्य का इलियड, तो इलियड में था इलिया, उलिया किसको बोलेंगे? शिल्पा शेट्टी को। यहाँ पर है तमिल काव्य का ओडिसी। तो ये जो ओडिसी जब लग जाएगा, ओडिसी मतलब तो ये आपको मनी मेल काई, मनी मेल नहीं, मनी मेखलाई, मनी मेखलाई है। तो देखिए ओडिसी मतलब समझिए, ओडिसी जो कहा जाता है उड़ीसा को कहा था, ठीक है। और आजकल ज्यादा कौन उड़ेगा? जिसके पास मनी है। इसलिए अगर तमिल काव्य का ओडिसी कहते तो ओडिसी मतलब याद रखेगा ओडिशा, और ओडिशा मतलब याद रखेगा ओडिशा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अंग्रेजी में डी का मतलब ड होता है, और बड़ा र जो होता है वो भी डीए से होता है। ये पहले कंफर्म हो जाइए आप लोग, होता कि नहीं होता है? तो इसलिए याद रखेगा कि ओडिशा मतलब उड़ीसा याद रखेगा। जब उड़ जाता है कौन? आजकल जिसके पास मनी रहता है ना। तो इसलिए बताइए तमिल काव्य का ओडिसी किसको कहा जाता है? मनी मेखलाई को, मनी मेखलाई को। तमिल काव्य का इलियड किसको कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को। ठीक है, हो गया याद। अगला प्रश्न है आपका, अब आपका अगला प्रश्न है कि पूहर या कावेरी पट्टनम, बोलिएगा। पूरब या कावेरी पट्टनम। पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने किया? तो देखिए पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना कारी काल ने किया है। किसने किया है? कारी काल ने। देखिए पूहर है, ठीक है। पूहर, तो पूहर में हर लगा हुआ है ना, तो हर जो चलाएगा आदमी कारी हो तो जाएगा, कारी हो जाएगा ना। हर चलाएगा तो कारी हो जाएगा, इसलिए पूहर। तो पूहर ही को कहा जाता है कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम। पूहर को ही क्या कहता है? कावेरी पट्टनम। देखिए कावेरी मेहंदी है ना, कावेरी मेहंदी जो है सो देखने में कैसा लगता है? हरा हरा लगता है। उसको लगाने के बाद लगाने के बाद कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। इसलिए कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम जो है उसका दूसरा नाम क्या है? पूहर। पूहर। कावेरी मेहंदी कैसा देखने में लगता है? हरा। इसलिए कावेरी पट्टनम जो है उसका दूसरा नाम क्या है? पूहर। और ये जो पूहर या कावेरी पट्टनम जो है, पूहर या कावेरी पट्टनम जो है, यह आपको इसकी स्थापना किसने किया? तो काल ने किया है। मतलब ये भी याद रखिए, कावेरी मेहंदी लगाएंगे तो काला हो जाएंगे, इसलिए कारी काल। अब आगे है आपका, तो बताइए तो पहले आप कावेरी पट्टनम का दूसरा नाम क्या है? पूहर है। अब ये बताइए कि कावेरी पट्टनम का दूसरा नाम पूहर है ना, ये समझ गए। अब जो है आप ये बताइए कि इसकी स्थापना किसने की? कारी काल ने। अगला प्रश्न, अब आपका अगला प्रश्न है सुमेलित करें। सूची 1 में आपको राज का नाम है, सूची 2 में आपको उसके राजा का नाम है। देखिए चेर शासक जो है ना, कौन शासक? चेर शासक। उसका जो शासक प्रख्यात मतलब प्रसिद्ध शासक जो था सेन गुटबन था, वो प्रसिद्ध शासक था चेर का। ये तो पता है, जिसको लाल चेर कहा जाता है। और चोल जो साम्राज्य था उसका जो शासक था वो था कौन? कारी काल था। कौन था? कारी काल था। इसका था आपको पांडे, और पांडे का जो प्रख्यात शासक था वो था आपको नेंडू जेलियन। बात समझ में आ रहा है? नेंडू जेलियन। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो सुमिलित कीजिए तो इसको जरा आप लोग। तो लाल चेर इनका नाम था ना, तो इसलिए चेर राज का जो राजा था प्रख्यात मतलब क्या होता है? विख्यात, प्रसिद्ध। तो चेर राज का जो राजा था, प्रख्यात राजा, उसका नाम क्या था? सेन गुटबन, क्योंकि लाल चेर ही इसका स्थापना किया था। आगे है आपको चोल। और ये जो है ना आपको चोल राज का जो शासक था, प्रख्यात शासक, वो आपको था कौन? तो कारी काल। कौन था? कारी काल। चोर सब जो है, एक बात बताइए, चोर सब जो चोरी करता है तो वो किस टाइम में करता है? अंधेरा में करता है। तो अंधेरा में उसको कैसा दिखता है? काला दिखता है ना, और उस पर काल सवार हो जाता है तब न चोरी करता है। इसलिए कारी दिखता है, तो कारी से हो गया कारी, और इसका काल सवार हो जाता है इसलिए चोरी करता है, इसलिए कारी काल। यानी कि चोल साम्राज्य का प्रख्यात शासक का नाम क्या था? कारी काल। चोल साम्राज्य का प्रख्यात शासक का नाम क्या था? कारी काल। इसका है पांडे जो राज था उसका प्रख्यात शासक का नाम था आपको नेंडू जेलियन। क्या नाम था? नेंडू जेलियन। पांडे तो नेंडू, बोलिए पांडे नेंडू, लगभग मिलता है कि नहीं? पांडे नेंडू। इसलिए पांडे जो राज था
उसका जो शासक था नेंडुजेलियन। कौन था? नेंडुजेलियन। पांड्य राज का शासक कौन था? नेंडुजेलियन। पांड्य राज का शासक कौन था? नेंडुजेलियन। नेंडुजेलियन था। बात समझ गए तो याद हुआ। तो बताइए कि चेर जो था ना, चेर राज, उसका प्रख्यात विख्यात शासक कौन था? सेनगुटवन। सेनगुटवन था। इसका मतलब कि चोल साम्राज्य जो था, चोल कारिकाल। इसका ट्रिक क्या बताए थे? चोर सब जाएगा कारी रात में जाएगा ना, मतलब अंधेरी रात में जाएगा, इसलिए कारी अस्पताल, इसलिए कारिकाल। पांडे वंश जो था उसका जो मतलब पांडे, हाँ पांडु तो नेंडू, पांडु तो नेंडू, इसलिए पांडे तो नेंडू यानी कि नेंडुजेलियन। पांडे राज जो था उसका शासक कौन था? नेंडुजेलियन। अब जो आपका अगला प्रश्न है मुजारिस, क्या है? मुजारिस, ठीक है। तो मुजारिस किस राज का प्रमुख बंदरगाह है? अब इसको समझेंगे। मुजारिस के बारे में आपको विशेष रूप से पूछा जा रहा है कि मुजारिस जो है, ये जो है आपको मुजारिस जो है किस राज का प्रमुख बंदरगाह। तो सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए कि मुजारिस जो है ना, ये एक बंदरगाह का नाम है। मुजारिस किसका नाम है? बंदरगाह का नाम है, ठीक है। तो देखिए हम बताते हैं, अगर कोई ये उस बंदरगाह का मतलब होता है पनिया जहाज जहाँ रुकता है और जहाँ से प्रस्थान करता है, आयतन जहाँ से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये हम ट्रिक लगाएंगे कि आप जानेंगे कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते से यदि बंदरवाला गाछी है तो आप बंदरवाला गाछी में क्या करेंगे? मोजा लगा के जाएंगे। क्या लगा के जाएंगे? मोजा। तो मोजा से याद हो जाएगा आपको मुजारिस। क्या याद हो जाएगा? मुजारिस। तो मुजारिस किस राज का बंदरगाह है? तो चेर का, ठीक है। और जानते हैं मुजारिस जो है, क्योंकि बंदर सब जो होता है ना, बंदर सब वो चोर को देख करके समझ जाता है कि चोर है, बात समझ आया, और चोर उस पर वार कर देता है। क्योंकि बंदर का मतलब हनुमान जी होता है ना, हिंदुओं में जो होता है भगवान माना जाता है, तो भगवान तो समझ ही जाएगा। इसलिए मुजारिस जो है ना, मुजारिस एक क्या है पहले बताइए? एक बंदरगाह का नाम। मुजारिस किसका नाम है? एक बंदरगाह का नाम। देखिए नहीं आता, देखिए अगर मोजा खरीदना होगा ना तो आप बंदरगाह पर जाकर के खरीदिएगा। क्यों? क्योंकि बंदरगाह पर तो सामान उतरता है ना, तो सस्ते में मिल जाएगा। इसलिए मोजा खरीदना होगा तो कहाँ जाएंगे? बंदरगाह पे जाएंगे। इसलिए मुजारिस क्या है? एक बंदरगाह है। मुजारिस बंदरगाह जो है वो किस राज्य में है बताइए? चेर में है। किस राज्य में है? चेर में है। अब ये बताइए कि चेर राज का प्रमुख राजा कौन था? चेर राज्य का प्रमुख राजा सेनगुटवन। कौन था? सेनगुटवन था, ठीक है। तो चेर राज का प्रमुख राजा कौन था? सेनगुटवन, ठीक है। मुजारिस किस राज का प्रमुख बंदरगाह है? चेर राज्य का। मुजारिस जो है ना वो आपको चेर राज का प्रमुख बंदरगाह है। चेर राज का, किस राज का? चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। बिल्कुल। मुजारिस जो है ना, मोजा खरीदने के लिए हम लोग जाएंगे कहाँ पर? बंदरगाह पे, ठीक है। तो मुजारिस जो है ना वो आपको किस राज का बंदरगाह है बताइए? चेर का है। और जानते हैं जो बंदरगाह वाला क्षेत्र होगा, बंदरगाह जहाँ जहाज आएगा जाएगा, तो वहाँ के लोग सब बहुत ही रईस होगा ना। तो मुजारिस रईस होता है। रईस कहाँ का लोग होता है? क्योंकि रईस वहाँ का लोग होगा जहाँ पर बंदरगाह होगा, क्योंकि जहाँ पर सामान जो उतरता है तो खूब भीड़ लगता होगा जब जहाज आता होगा। तो जब भीड़ लगेगा ना तो वहाँ पर चोरी भी होगा ना। अरे जहाँ भीड़ वही ना चोरी। जहाँ मेला ठेला में चोरी होता है कि नहीं होता है? जहाँ भीड़ वहाँ चोरी। इसलिए मोजा खरीदने के लिए कहाँ जाएगा? मोजा खरीदने के लिए बंदरगाह पर जाएंगे। तो मुजारिस एक बंदरगाह है, ये क्लियर हो गया। अब आया यहाँ पर बात कि मुजारिस मतलब मोजा लाने के लिए बंदरगाह पर आप क्यों गए? क्योंकि वहाँ सस्ता मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा रहता है, भीड़ रहता है, जहाज आता है जाता है। तो जहाँ पर भीड़ रहेगा वहाँ चोरी भी तो होगा। इसलिए याद कर लीजिए कि मुजारिस बंदरगाह कहाँ पर है, किस राज्य में है? चेर में। कहाँ पर है? चेर में, ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है कि किसका संबंध, देखिए ये जो प्रश्न अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कहता है कि किसके संबंध में यह कहा गया है, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। एक हाथी के बराबर 7 आदमी हो गया। जितनी जगह में एक हाथी लेट सकता है उतनी ही जमीन में 7 आदमी का पेट भर सकता है। यह किसके बारे में कहा गया? तो याद रखिएगा ये कहा गया है आपको कावेरी डेल्टा के बारे में। किसके बारे में? कावेरी डेल्टा के बारे में। किसके बारे में? कावेरी डेल्टा के बारे में। अब देखिए कावेरी डेल्टा के बारे में क्यों कहा गया? कावेरी डेल्टा के बारे में इसलिए कहा गया कि डेल्टा कावेरी नदी है, उस नदी से अगर मान के चलिए, उस नदी में कोई ऐसा सोच लीजिए, नदी में कोई हाथी अगर नहाने सुनाने के लिए जाता है, बात समझ में आ रहा है, तो उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। अपना हाथी आया, पानी पिया, चला गया। लेकिन अगर उस नदी में व्यापार का काम होता है मान के चलिए, तो 7 आदमी व्यापारी करके अपना पेट भर सकता है कि नहीं भर सकता है? तो किस नदी का मतलब जो है आपको
किस नदी का यहाँ पर बड़प्पन हो रहा है? कावेरी नदी का। कावेरी नदी का हुआ ना, इसलिए बताइए कि किसके बारे में यह कहा गया है कि जिस जगह पर जितनी जमीन पर एक हाथी लेट सकता है उतनी ही जमीन पर 7 आदमी का पेट भर सकता है। किसके बारे में कहा गया है? कावेरी डेल्टा के बारे में। कावेरी डेल्टा के बारे में, क्योंकि नदी के माध्यम से व्यापार का काम होगा कि नहीं होगा, नाव चलाने का काम होगा कि नहीं होगा। और उसमें अगर उस नदी में अगर हाथी रहेगा तो हाथी के डर से तो कोई जेब नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि हाथी नहीं रहे, 7 आदमी का पेट भर जाए। हाथी नहीं रहे, 7 आदमी का पेट भर जाए। बात समझ में आ रहा है? तो अब बताइए कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ही जमीन में 7 आदमी का पेट भर सकता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए बताइए आप क्या बोले। जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ही जमीन में 7 आदमी पेट भर सकता है। ये टिक लगाई किस पर? कावेरी नदी पर। क्योंकि कावेरी नदी जो है ना, उस नदी में अगर हाथी स्नान करेगा तो कुछ फायदा है नहीं। हाथी अगर जल क्रीड़ा करेगा कोई फायदा है नहीं। लेकिन उस कावेरी नदी में अगर हाथी जो नहीं रहेगा तो लोग सब कम से कम नाव लेकर के, नाव खेप कर अपना जीवन चला लेगा ना, जहाज चला के अपना जीवन चला लेगा ना। इसलिए याद रखिए कि जहाँ पर एक हाथी लेट सकता है, जितनी जमीन पर एक हाथी लेट सकता है उतनी ही जमीन पर 7 आदमी का पेट भर सकता है। ये किसके बारे में कहा गया? कावेरी डेल्टा के बारे में। कावेरी डेल्टा के बारे में। बात समझ में आ गया? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है प्लिनी। क्या है? प्लिनी। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिपल्स के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते हैं? देखिए यहाँ तक की जो बात है इसको पूरा छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ से याद रखिए कि मोती के सीप जो है पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते हैं? बताइए। मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते हैं? तो कोल्चे, है ना। मोती समझते हैं कि नहीं आप लोग? मोती जो आप मोती पहनते हैं गला में जी। और मोती के सीप मतलब क्या होता है? खुरचन। तो खुरचन मोती सब कहाँ से निकलता है? समुद्र में से निकलता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए कि मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते हैं? तो कोल्चे से। कहाँ से? कोल्चे से। कहाँ से निकलते हैं? कोल्चे से। देखिए यहाँ पर कोल्चे है ना, कोल्चे को क्या कीजिए आप मन में ऐसा सोच लीजिए, कोल्चे को सोच लीजिए डोल्चे। कोल्चे को क्या सोच लीजिएगा? डोल्चे, जिसको हम लोग नहीं बोलते, डोल्ची बोलते हैं। तो मान के चलिए समुद्र में हम लोग पानी लाने के लिए जाएंगे। अब पानी लाने के लिए जाएंगे ना तो पानी जो निकालेंगे तो उसमें क्या निकल जाएगा? सीप निकालेगा, मतलब खुरचन। और खुरचन में से क्या निकलेगा? मोती निकलेगा। तो बताइए वही बात कर रहा है कि पेरिपल्स के अनुसार, किसके अनुसार? इसको रहने दीजिएगा, इसको रहने दीजिएगा। पेरिपल्स के अनुसार से मोती के सीप, पेरिपल्स के अनुसार से मोती के सीप जो है वो पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते हैं? कोल्चे। बिल्कुल। मोती के सीप, कौन सीप? मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते हैं? कोल्चे क्षेत्र से। कोल्चे मतलब मोती का सीप अगर निकालना हो, मोती निकालना हो आपको, मोती निकालना हो तो कहाँ से निकालेगा? समुद्र में से। समुद्र में से क्या चीज से निकालेगा? डोल्ची से। तो डोल्ची या डोल्चे या कोल्चे, याद कर लीजिए, डोल्चे कोल्चे। इसलिए कोल्चे से हम लोग मोती के सीप निकालेंगे। तो पांड्य देश के किस क्षेत्र से मोती के सीप निकालेंगे? बताइए। कोल्चे से। याद आया कि ये पेरिपल्स के अनुसार, किसके अनुसार? पेरिपल्स के अनुसार मोती के सीप जो है पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकालेंगे? कोल्चे से। किस क्षेत्र से निकालेंगे? अब आपका अगला प्रश्न है गाय और अन्य वस्तुओं के लिए, किसके लिए? गाय और अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर परस्तर को क्या कहा जाता है? बताइए। किसके लिए मर रहा है यहाँ पर? गाय और अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मर जाते हैं और वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले जो वीर परस्तर है उसको क्या कहा था? उसको कहा था वीर कुल। जैसे कि अभी है ना फौजी सब में जो जो लड़ते लड़ते मर जाता है उसको क्या कहता है? वीर। उसको वीर गति पाना। इसको क्या कहता है? वीर गति पाना। तो वीर गति पाया। क्या पाया? वीर गति पाया। जो लड़ते लड़ते मर उसको वीर गति प्राप्त होना कहलाता है, ठीक है। तो गाय और अन्य वस्तुओं के लिए जो व्यक्ति लड़ते लड़ते मर गया उसको हम लोग उस वीर परस्तर को क्या कहते हैं? तो वीर कल। तो उसको हम वीर कल कहते हैं या नाडो कुल कहते हैं। क्या कहते हैं बताएंगे? वीर कल या नाडो कुल। वीर कल कहते हैं या नाडो कुल। वीर कल कहते हैं या नाडो कुल कहते हैं।
नाडुकुल कहते हैं। वीरकल या नाडुकुल कहते हैं। ठीक है, बताइए वीरकल या नाडुकुल किसे कहते हैं? जो कोई व्यक्ति है गाय के लिए या किसी अन्य वस्तु के लिए लड़ते लड़ते मर जाते हैं तो उस वीर परस्तर को हम लोग वीरकुल या वीरकल या नाडुकल कहते हैं। ठीक है, अब आगे है आपको ये जो 26 नंबर प्रश्न है इसको याद रखिएगा। साथ में 24 नंबर जो प्रश्न था ऊपर उसको भी हम घेर देते हैं, उसको भी याद रखिएगा। इसके बाद है आपको 27 नंबर प्रश्न, प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना प्राचीनतम तमिल देवता मरुगन। मरुगन जो है ना, मरुगन किस वैदिक देवता का सदृश है? बस इतना याद रखिए कि एगो तो याद रखिए कि मरुगन जो है वो किस राज्य का देवता है? तमिल का। मरुगन किस राज्य का देवता है? तमिल का है। अब कहता है कि मरुगन देवता जो है वैदिक देवता के सदृश जो है, मरुगन किस वैदिक देवता का सदृश है? तो अस्कंद देवता के। किसके? अस्कंद देवता के। मरुगन किस वैदिक देवता का सदृश है? अस्कंद देवता के। अस्कंद को ही कार्तिकेय भी कहा था। क्या कहता है? कार्तिकेय। मरुगन, देखिए मरुगन जो है ना, मरुगन किस वैदिक देवता का सादृश्य है? अस्कंद या कार्तिकेय। अस्कंद या कार्तिकेय। अस्कंद या कार्तिकेय। प्राचीनतम तमिल देवता का क्या नाम है? तमिल देवता। देवता का नाम है आपको मरुगन। क्या? मुरुगन क्या है? मुरुगन किस देवता का सदृश है? तो ये अस्कंद या कार्तिकेय। मुरुगन जो है वो किस देवता का सदृश है? अस्कंद या कार्तिकेय। अस्कंद या कार्तिकेय। ठीक है, देखिए कार्तिक के महीना में लड़की लोग कार्तिक नहाती है। देखे हैं आप लोग? जी। जब कार्तिक नहाएगी खूब ठंडा रहेगा फिर भी लड़की लोग कार्तिक नहाती है। तो जब वो कार्तिक नहाएगी जबरदस्ती तो आप कहेगा कि जाओ मरुगन, क्या कहेंगे? मरुगन नहाओगन, मरुगन। इसलिए मुरुगन जो है ना, मुरुगन किस वैदिक देवता का सादृश्य है? अस्कंद या कार्तिकेय। अस्कंद या कार्तिकेय। बात समझ गए? तो आज का हमारा सेकंड लास्ट ये प्रश्न है कि संगम कालीन का मतलब संगम कालीन साहित्य में कौन को और मन्नन, बोलिएगा जरा। कौन को और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? कौन को और मन्नन जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? राजा के लिए। कौन को और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? राजा के लिए। कौन को मन्नन। देखिए सबसे पहले बताइए, राजे से हमने पूछेगा कि तुम कौन हो, क्या? तो कौन को आवाज से स्पष्ट रहा, कौन ऐसा पावर में कौन बोलेगा? राजा सब बोल सकता है। कौन को और एक आपको मन्नन, मतलब जो है सर राजा सब जो है ना हमेशा क्या करता रहता है? मनन करता है अपने प्रजा के बारे में। तो इसलिए बताइए को, कौन और मन्नन ये जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राजा के लिए। ठीक है, अगला और लास्ट प्रश्न है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन संगम कालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से संगम कालीन जो है वो पश्चिमी तट पर अवस्थित है। देखिए पश्चिमी तट पर कर रहा है ना, तो पश्चिमी तट पर जो अवस्थित है सही उत्तर कर रहा है चुनिए के लिए, यानी कि 3 और 4, यानी कि तोंडी और मुसिरी। देखिए पश्चिमी तट पर जो अवस्थित है कौन कौन है? तोंडी और मुसिरी है। देखिए इसको ऐसे याद रखिएगा आप लोग। कहता है कि संगम कालीन पतन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। तो ये जो बंदरगाह है ये आपको पश्चिमी तट पर स्थित थे। ये पश्चिमी तट पर स्थित थे, तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कौन से संगम कालीन पतन, कौन सा बंदरगाह पूछ रहा है? बंदरगाह का नाम है ये। तोंडी क्या है? बंदरगाह है। अब मुसीरी क्या है? बंदरगाह है। तो कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर है? तो देखिए तोंडी है और मुसीरी है। इसको ऐसे याद कीजिएगा कि आपके घर है ना, आपके घर से पश्चिम में तोरी का खेती है। किसका खेती है? तोरी का। उस तोरी के खेती में पानी उनी नहीं पटा है ना, तो उसमें मुसरी लग गया है। क्या लग गया है? मुसरी मतलब चूहा। तो बताइए कि आपके घर के पश्चिम में किसका खेती है? तोरी का। किसका है? तोरी का। और उस तोरी में क्या लग गया है? मुसरी। इसलिए बताइए कि तोंडी और मुसीरी क्या है? पहले ये बताइए। एक बंदरगाह है। और किस तट का बंदरगाह है? किस कालीन का? संगम कालीन का। ठीक है, तो 1-2 प्रश्न आप पीछे से बताइए। तमिल काव्य का इलियड किसको कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड तो
शिल्पा बिल्कुल शिल्पाधिकारम को। और तमिल काव्य का ओडिसी किसको कहता है? मणिमेक लाइक। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा अगला वीडियो होगा गुप्त काल 319 ईस्वी से लेकर के 540 ईस्वी तक हम